दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर एबीसी परिमेय है और एक मूल अगर अपरिमेय है तो दूसरा मूल उसका संयुग्मी होगा, और जो पॉजिटिव है वो बड़ा है और जो नेगेटिव है वो छोटा है। तो अगर दो संख्याओं का योग धनात्मक है, इसका मतलब आप ये गारंटी के साथ बोल सकते हो कि एक संख्या कम से कम धनात्मक रही होगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी एक का रियल है एक का काल्पनिक है। यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी बराबर 0 के मूल समान है, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बोलता है 2b बराबर a प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन हमारा बोलता है b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। थर्ड ऑप्शन बोलता है b स्क्वायर बराबर ac, और फोर्थ ऑप्शन बोलता है a बराबर b बराबर c। ठीक है, बनाओ। बनाइए, लिख लो, पहले बनाना स्टार्ट करना। जिसका ये बन जाए, चलो एक एक करके ही करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे अगले वाले पे आएंगे। क्या बोला है? यदि इस समीकरण के मूल समान हैं। समान मूल होने का मतलब क्या है? समान मूल होने का मतलब है कि सर एक्स अक्ष को स्पर्श किया है। क्या मतलब है? एक्स अक्ष को स्पर्श किया है। तो जो केस रहा होगा हमारा, दो तरह के केसेस यहां पर संभव हैं। या तो ऐसा वाला ग्राफ इसका रहा होगा, या इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहा होगा। ये दो ही संभावनाएं हो सकती है ना? तभी क्या होगा? मूल समान होंगे। और इन दोनों की कंडीशन क्या है? इन दोनों की कंडीशन है कि इसमें ए का मान पॉजिटिव होता है और डी का मान 0 के बराबर। करेक्ट है। और इसकी कंडीशन क्या है? सर इसमें ए का मान नेगेटिव है और डी बराबर 0 है। तो मूल समान होने की जो कंडीशन है वो है डी बराबर 0। मूल समान होने का मतलब क्या है? कि सर डी का मान 0 के बराबर रहा होगा। तो डी को 0 कर दो। डी कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मान ये रहा, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या करें? देखो, c माइनस ए का होल स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया। ये 4 था, 4ab मुझे मिल गया, प्लस का 4b स्क्वायर मुझे मिल गया, माइनस का 4ac मुझे मिल गया, प्लस प्लस माइनस का 4bc मुझे मिल गया। ठीक है। अब इसके अंदर से थोड़े थोड़े से मैनिपुलेशन में करता हूं। मैंने क्या किया? मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ac। वापस देखो, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac। करेक्ट है। और 4 ये माइनस में होगा। अरे यार, एक बार दोबारा गुना कर लो, छोड़ो। 4 को यहां लिख देता हूं, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी बराबर 0। ये हो गया है c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc बराबर 0। ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया है c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, ये 4ac मैंने यहां लिखा है। साथ में मैंने लिख दिया है आपका 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस का 4bc बराबर 0। ठीक बात है, सिंपल है, सिंपल गुना गुना किया है। अब इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं? c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ac। तो वहां से c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर निकलेगा,
और ये क्या है 4ac है, तो -2ac और प्लस का 4ac मिलके क्या बनेगा प्लस का 2ac। तो ये दोनों एक्सप्रेशन मिलके मुझे क्या देंगे, ये दोनों मिलके मुझे दे देंगे a + c का होल स्क्वायर। ठीक है, 4b² पहले से है, यहां से मैंने क्या किया है 4b को कॉमन ले लिया है, तो मुझे a + c = 0 मिल गया है। सही बात है, मिटा दें इसको। चलिए, अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिला है, आपको मिला है a + c का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया -2.2b.a + c, और इसे मैंने लिख दिया है 2b का होल स्क्वायर = 0। तो ये क्या है a² + b² -2ab है ना, a² b² -2a ये रहा b ये रहा, तो कुल मिला के ये a - b का होल स्क्वायर है। ये क्या है a + c -2b का होल स्क्वायर = 0 है। सिंपल। क्या मिला हमको, यहां से मिल गया है a + c -2b = 0, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2b = a + c, यानी जो सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही है। ABC किसमें है, समांतर श्रेणी के अंदर है। हो गया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है कैलकुलेशन में हल्का सा, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई ज्यादा दम नहीं है। बढ़े आगे, चलो लिख लिया, हाँ लिख ही लिया है मैक्सिमम ने। तो अगला सवाल, यदि समीकरण x² - bx अपॉन ax - c बराबर k - 1 अपॉन k + 1 के मूल परिमाण में समान तथा विपरीत चिन्ह के हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन चाहो तो लिख सकते हो। पहला ऑप्शन है a + b अपॉन a - b, दूसरा ऑप्शन है a - b अपॉन a + b, तीसरा ऑप्शन है a अपॉन b + 1, और चौथा ऑप्शन है a अपॉन b - 1। बनाओ, बनाओ। यदि समीकरण के मूल परिमाण में समान हैं तथा उनके चिन्ह विपरीत हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे इतना बता दो कि ये तो दे रखा है मूल परिमाण में समान है और चिन्ह विपरीत है, इसका मतलब क्या हुआ। कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ इतना बता दो। देखो मैंने तुम लोगों को अनम्यूट किया है, फिर कोई बीच में क्लास डिस्टर्ब करेगा फिर सारे म्यूट हो जाओगे, तो बिना बात डिस्टर्ब करना मत। सर मूल संयोगी ऋणात्मक लिखा होगा, मूल तो जी काल्पनिक है। एक एक करके शिव को पहले बोलने दें। मूल संयुग्मी होंगे सर। क्या होंगे, संयुग्मी होंगे सर, मतलब कोई बात नहीं, अगले को बोलने दे। समझ नहीं पाया मैं। राज, अभय, मूल सभी काल्पनिक होंगे और संयुग्मी म्यूट। हेलो अभय, सर। हाँ विशाल बोल। सर अल्फा और माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा माइनस अल्फा से मतलब क्या हुआ। मतलब सर एक मूल दो मूल भिन्न परिमाण मूल होंगे। समान है, चिन्ह में विपरीत है। यानी वो अल्फा माइनस अल्फा समझ गया, पर उसको यूज में कैसे लूंगा मैं। सर सर दो मूल भिन्न समान मूल है तो होंगे। d = 0 लेंगे। सर सर इसे दो समीकरण को हल मूल करें। होंगे, मूलों दो का योग भिन्न मूल होंगे, अब मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। अब बोलेगा अभय प्रजापति। दो भिन्न मूल होंगे। सर ग्राफ बनाएंगे उसके बाद से मूल म्यूट बिंदु के दो म्यूट म्यूट म्यूट।
अनु, ए 0 से बड़ा होगा, दो ए भिन्न 0 भिन्न से बड़ा मूल होगा और होंगे। डी 0 से अरे मैं छोटा नाम होगा। ले रहा हूँ ना, चुप बैठे रहो चुपचाप शांति से, जिसका नाम आ रहा है वो बोलना। मनोज यादव। म्यूट सर कर। ए पॉजिटिव एक जब ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव। उसको यूज में कैसे लूंगा मैं? उससे मिलेगा क्या मुझे? सर डी ग्रेटर देन 0 होगा। अरे कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव से डी से क्या लेन देना? डी नेगेटिव, डी को अगर ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो असमीका में चले जाओगे ना। असमीका से के ऐसे थोड़ी निकलेगा, ये तो एग्जैक्ट मान निकला हुआ है। करो सारे के सारे म्यूट। अरे दो यार, भिन्न भिन्न मूल होंगे म्यूट सर। म्यूट म्यूट म्यूट, फोन बंद करो सबके। अगर एक, मेरे पास रिजल्ट क्या क्या है? मेरे पास एक तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एक अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा, एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल माइनस अल्फा है, तो मूलों का योग 0 हो जाएगा। समझे? योग 0 होने से ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाएगा। सारे म्यूट कर लो लाइन से। अब करेक्ट है ना? जो रिजल्ट आपको मालूम है उस रिजल्ट को यूज में लोगे ना। अब जैसे मानो कि दो मूल हैं और सर डी पॉजिटिव होगा, तो होगा ना डी पॉजिटिव, पर उससे सवाल कैसे बनेगा हमारा? चलो बी बराबर 0 रख ले तो। अब चुप हो जाओ सारे के सारे, रख लेना अपनी कॉपी में, मिल जाएगा मान। करो इसको सॉल्व। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1, और ये है ए एक्स माइनस सी। बेटा जिसने आंसर दिया वो थोड़ा सा गलत है। क्या नाम है इस बच्चे का? संजना। चेक करो उसको, आंसर में कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करो। ठीक है, यहां तक बात सही है। अब इसको द्विघात समीकरण बनाऊं तो सही, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी के प्लस 1 एक्स बराबर ए माइनस 1 एक्स माइनस सी के माइनस 1, है ना। के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी के प्लस 1 एक्स, इसको इधर ले आया, माइनस ए माइनस 1 एक्स प्लस सी के माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर मूलों का योग 0 है तो माइनस बी अपॉन ए का मान क्या होगा? 0 होगा। मूलों का योग क्या है? मूलों का योग 0 के बराबर है। तो मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, एक्स तो कैलकुलेट करो पूरा सर। ठीक है, परफेक्ट है। एक्स को कॉमन तो ले लो, ये आ गया के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी के प्लस 1 प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस सी के माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या है? मूलों का योग 0 के बराबर है ना। मूलों का योग 0 के बराबर है, तो माइनस बी अपॉन ए का मान 0 के बराबर होगा। तो इसके अंदर जब मैं इसका भाग लगाऊंगा तो मुझे 0 मिलेगा, यानी बी के प्लस बी प्लस ए के माइनस ए अपॉन के प्लस 1 बराबर 0। के का मान -1 हो नहीं सकता, क्योंकि के का मान अगर -1 हो जाएगा तो यहाँ पे ये परिभाषित ही नहीं होगा। तो अगर ये के प्लस 1 0 के बराबर नहीं है तो मैं इसको 0 में भेज सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? के को मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गया ए प्लस बी, और यहाँ मुझे मिल जाएगा ए माइनस बी। ठीक बात है। तो के का मान क्या मिलेगा? के का मान हमको यहाँ से मिलेगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही था बेटा संजना, आपने कुछ रिवर्स कर दिया था। सिंपल। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर 1 मिनट में निकलना चाहिए और सही और निकलना चाहिए। यदि द्विघात समीकरण के गुणांक परिमेय तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक
1 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल √2 - 1 है। ठीक है, लिख लो। द्विघात समीकरण के गुणांक परिमेय है तथा x² का गुणांक 1 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल इतना है। अब देखो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, 3 प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? पहली बात, अगर मूल परिमेय है तो d का मान परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, एक तो हमने ये पढ़ा था। और जहां पे ABC क्या थे? परिमेय थे, पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर ABC परिमेय है और एक मूल अगर अपरिमेय है तो दूसरा मूल उसका संयुग्मी होगा। ठीक है, यानी अपरिमेय मूल हमेशा पेयर में संयुग्मी युग्मों के रूप में पाई जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? ABC तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और एक मूल अगर कॉम्प्लेक्स है यानी आपका काल्पनिक मूल है तो दूसरा उसका क्या होगा? संयुग्मी होगा। तो अगर रूट अपरिमेय है और एक रूट आपको दे रखा है तो दूसरा रूट तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम ही है, इसका कॉन्जुगेट है, तो दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल आपको मिलेगा -1 - √2, यही होता है ना। अरे अगर आपको कहीं लिखा हुआ है a + √b, इसका संयुग्मी निकालना है तो a - √b होता है। इसको परिमेयकरण में काम में लेते हैं, ऊपर नीचे गुना करके। ठीक है, तो एक मूल तो आपको ये दे रखा है, दूसरा मूल आपको ये दे रखा है, तो मूलों का योग क्या है? -1 + √2 -1 - √2 यानी -2। गुना कितना है? -1 + √2 -1 - √2। यहां से माइनस कॉमन ले लो और इसको मैंने √2 - 1 लिख दिया है, इसको √2 + 1 लिख दिया है। 2 - 1 यानी -1। तो मूलों का योग मेरे पास है, मूलों का गुणन मेरे पास है। समीकरण क्या होगा? x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। तो x² + 2x - 1 बराबर 0, ये समीकरण आपको मिलेगा। परफेक्ट है। क्वेश्चन, a के सारे पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। a के सारे पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए जिनके द्विघात समीकरण, a के सारे पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण x - a x - 10 + 1 बराबर 0 के मूल पूर्णांक हों। है ना, दिमाग लगाना, अच्छे से करना। के मूल पूर्णांक हैं। क्या है सवाल? a के सारे पूर्णांक मान हमें निकालने हैं जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल पूर्णांक है। लगाओ दिमाग। देखो, मुझे सिर्फ इतना बता दो मैं इस सवाल को कैसे करूं। इतना बताने में वही बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा जिसको कोई आइडिया दिमाग में आया है। ऐसे नहीं कि हमको कुछ भी मन कर रहा है हमारा कि सर d पॉजिटिव ले लो, d नेगेटिव ले लो, d को इन्फिनिटी ले जाओ, ऐसे तुक्के नहीं मारने। जिसको सवाल पढ़कर कुछ आइडिया क्लिक किया कि सर हाँ ये आइडिया है जो काम करेगा, वो अनम्यूट करके मुझे बताना कि सवाल को कैसे करूंगा। और जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा वो म्यूट ही रहना अपने आप को लेके, फालतू ज्ञान मत लेके आना। हेलो अंकित। सर, कह रहे हैं कि की को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, इसलिए तो पूर्णांक परफेक्ट, कहा। ठीक है। एक थॉट हमारे पास ये है, हमको ये मालूम है कि देखो ये जो इक्वेशन है जो अंकित ने बोला है मैं उसे यूज में ले रहा हूं, पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है,
बताता हूँ। अभी इसको पहले गुना किया मैंने तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस का a प्लस 10x आ गया, प्लस का 10a आ गया, प्लस का 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, करेक्ट है। अब ये द्विघात समीकरण है तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला कंसेप्ट है कि d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट परिमेय होते हैं, है ना। उसकी शर्त क्या है कि सारे गुणांक जो हैं वो भी परिमेय होने चाहिए। तो यहाँ पे गुणांक 1 है तो परिमेय है, a प्लस 10 में a खुद ही पूर्णांक है तो ये भी परिमेय ही होगा, इवन पूर्णांक ही होगा। और फिर आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट भी पूर्णांक मिलेगा, यानी जो आपके कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। ये बात तो तय है ना। तो अगर मैं ये देख पाऊं कि d क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि जो मूल है वो क्या होंगे, परिमेय होंगे। पर इससे मेरा काम होता नहीं है, क्यों, मुझे पूर्णांक चाहिए। पर इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है। केवल एक ही चीज़ है जो मेरी मदद कर सकती है ना। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a को, है ना। तो इसको परिमेय कौन बनाता है, ये जो 2a का भाग लगा है ये p अपॉन क्यू में लेके जाता है इंटीजर से। हालांकि पूर्णांक सारे परिमेय होते हैं, वो बात ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पे a का मान 1 है तो यहाँ पे नीचे क्या है, 2 आएगा, है ना। तो ऊपर अगर 2 का मल्टीपल मिल जाए तो ये क्या होगा, 2 का भाग चला जाएगा, तो जो आपको रूट मिलेंगे वो इंटीजर मिल जाएंगे, है ना। इतना हमने सीख लिया कि हमें सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, पर रैशनल से इंटीजर निकालने में कुछ हम तिकड़म बिठा लेंगे, कुछ तुक्का लगा लेंगे, हो सकता है सीधा आंसर मिल जाए। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि मेरा डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ये कहानी फिट होगी। तो डी निकालो, तो मैंने डी निकाल दिया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 10a प्लस 1, ठीक है। ये कौन है, मेरा डी है। सॉल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 100 माइनस 40a माइनस का 4, तो ये मुझे a स्क्वायर माइनस 20a प्लस का 96, ये मुझे क्या मिला है, d मिला है। ठीक बात है, ये मुझे क्या मिला है, d मिला है। पर इससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो ये भी अपने आप में कहानी है। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, चलो। तो ये आपका a माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस का 100, तो मैं माइनस का 100 कर दूंगा, प्लस का 96 कर दूंगा, तो d मिल जाएगा। d मेरा होगा a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, a चाहिए। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी अगर हमारी अंक गणित बेहतर है तो वो मदद कर देगी, है ना। और ये बेहतर अंक गणित जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कोई बहुत ज़्यादा थॉट नहीं है, गिने चुने थॉट हैं जो धीरे धीरे हमारे अभी भी समझ में आ जाएंगे। इसको मैंने लिख दिया है 4 बराबर a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस का d। अब एक बात बताओ, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और d क्या है, पूर्ण वर्ग है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो परिमेय की बात होगी। तो ये कौन है, ये है पूर्ण वर्ग, दे ही रखा है वो तो, a माइनस 10 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग ही होता है, और ये मैंने माना है कि इससे पूर्ण वर्ग होना है। अब आप ये सोचो कि दो परफेक्ट स्क्वायर आपने लिए हैं, दोनों को घटाया है और दोनों इंटीजर है ना। मैं 9/4 की बात नहीं कर रहा, मैं पूर्णांक के स्क्वायर की बात कर रहा हूं। दो परफेक्ट स्क्वायर आपने लिए, दोनों को घटाया और मान 4 आया। ऐसे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, सोच के देखो एक बार। कोई मिले तो मुझे बताना कि हाँ सर हमें मिला। इंटीजर के पूर्ण वर्ग हमें लेने हैं, उनको घटाना है और अंतर 4 आ जाना चाहिए। कोई है ऐसा? सर एक 5 होगा और एक 3। 5 परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है बेटा? 25 और 9। 25 और 9 का अंतर 16 होता है। 4 चाहिए अंतर मुझे, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्यों नहीं है देख लो। एक परफेक्ट स्क्वायर 1 है, दूसरा 4 है, फिर 9 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 25 है, फिर आपका 36 है। ऐसे पूर्ण वर्ग होते हैं। इनमें से किसी को भी आप माइनस करोगे, यहाँ तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
इसे माइनस करोगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, इसे माइनस करोगे 5 मिलेगा, इसे माइनस करोगे 7 मिलेगा, इसे माइनस करोगे 9 मिलेगा। ठीक है, तो दो पूर्ण वर्ग का अंतर 4 हो ही नहीं सकता, और आगे तो कहानी और बढ़ती जाएगी, आगे तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता तो क्या करें, केवल एक संभावना हो सकती है। क्या संभावना हो सकती है, कि डी का मान 0 आ जाए। बात समझ रहे हो, क्या संभावना हो सकती है कि डी का मान 0 आ जाए। अगर डी का मान 0 आ जाता है तब कहानी सेट हो सकती है, क्योंकि 4 माइनस 0 का मान 4 के बराबर होता है। करेक्ट है, तो एक संभावना हो सकती है, केस 1 ये हो सकता है, डी का मान 0 आ जाए। अगर डी का मान 0 है तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर, म्यूट रहना थोड़ी देर, ठीक है, ये मिलेगा। तो यहां से दो मान हमें मिलेंगे कि a माइनस 10 बराबर 2 और a माइनस 10 बराबर -2। a का मान मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और a का मान मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मेरा काम हो गया। ठीक है, तो दो पूर्णांक मान मिल गए मुझे, जहां पे काम हो जाएगा। आगे क्या हो सकता है कि ये 0 आ जाए, ये क्या हो सकता है, a माइनस 10 के होल स्क्वायर को मैं 0 मान लूं, यानी a माइनस 10 को मैं 0 मान लूं, a बराबर 10 मान लूं। जैसे ही होगा d का मान क्या हो जाएगा, d की वैल्यू -4 हो जाएगी, और d की वैल्यू -4 हो जाएगी तो आपका मूल ही नहीं निकलेगा, आपके रूट काल्पनिक हो जाएंगे। तो मूल पूर्णांक कैसे होंगे, संभव नहीं है। तो ये तो क्या है, रिजेक्टेड है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो केवल दो ही केसेस मुझे ऐसे मिले हैं कि जब a का मान 8 है और a का मान आपका क्या है, 12 है। उस केस में ही मुझे क्या मिला है, उस केस में मुझे आपके इंटीजर रिजल्ट मिले। सिंपल। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको यहां से मिलेगा a बराबर 8 और a बराबर 12। अब आपका मन है तो आप डाल के देख लेना कि ये आपको परिमेय नहीं इंटीजर ही मिलेंगे, कि वो दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर जाकर। बात समझ आई, थोड़ी थोड़ी समझ आई या पूरी समझ आ गई? हाथ खड़ा करो एक बार। काफी बच्चों को समझ आ गई है ना। देखो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत लंबी सी थ्योरी है, लिखने में मुझे बहुत जोर आएगा, पर लिख देता हूं। यदि दो वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात समीकरण के विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्रमशः D1 तथा D2 हैं, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर निम्न शर्तों के अनुसार टिप्पणी करें। शर्त क्या है, मतलब एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं कि अगर D1 प्लस D2 का मान पॉजिटिव है तो आप मूलों के बारे में क्या बोल सकते हैं। सेकंड पोर्शन है आपका D1 प्लस D2 अगर नेगेटिव है तो मूलों के बारे में क्या बोल सकते हैं। थर्ड है आपका D1 D2 नेगेटिव है तो आप क्या बोल सकते हैं। चौथा है D1 D2 पॉजिटिव है तो आप क्या बोल सकते हैं। और पांचवा है D1 D2 बराबर 0 है तो आप क्या बोल सकते हैं। लिख लो एक बार, सिंपल है, दो समीकरण है, गुणांक रियल है, D1 D2 उनके डिस्क्रिमिनेंट हैं। रूट के बारे में आपको बताना है जो बता सकते हो, अगर D1 प्लस D2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, D1 D2 पॉजिटिव है नेगेटिव है,
और D1 D2 0 है। ठीक है, चलो कोई आदमी जो ढंग का आंसर देना चाहता हो, ऐसे फालतू का कुछ नहीं। तो पहले वाले के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई भी एक जना अनम्यूट कर लो। अगर D1 प्लस D2 का मान पॉजिटिव है तो आप समीकरणों के मूल के बारे में क्या चीज सही सही बता सकते हो? कोई है ऐसा जो? हेलो सर। सर इसके मूल समान होंगे। म्यूट कर ले, है ना, पहली फुर्सत में म्यूट कर ले, क्योंकि इस डिस्कशन को मैं आगे ले जाऊंगा तो रायता डुल जाएगा। अभी अब समझना मेरी बात को, बहुत कॉमन सेंस का सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है, बिना बात डरे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि D1 प्लस D2 की वैल्यू धनात्मक है। अब दो संख्याओं को आपने जोड़ा है, वो धनात्मक कब आ सकती हैं? या तो ये दोनों पॉजिटिव है, या इसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यही हो सकता है ना। और जो पॉजिटिव है वो बड़ा है और जो नेगेटिव है वो छोटा है। तो अगर दो संख्याओं का योग धनात्मक है, इसका मतलब आप ये गारंटी के साथ बोल सकते हो कि एक संख्या कम से कम धनात्मक रही होगी। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कम से कम एक विवेचक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जीरो बराबर लगा सकते हैं जब दोनों ही जीरो हो जाएं। और इसी से हम क्या बोल सकते हैं? इसी से हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक बात है। अब जब ये सवाल समझ आ गया है तो दूसरा तो अपने आप ही समझ आ गया है कि अगर D1 D2 की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। D1 D2 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उन दोनों में से एक संख्या तो नेगेटिव रही होगी। दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, पर यह बात तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि दोनों में से एक नेगेटिव है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कम से कम एक विवेचक नेगेटिव है, यानी कम से कम क्या लिखी, चलो लिख देते हैं, कम से कम एक विवेचक नेगेटिव है। बराबर जीरो भी नहीं है क्योंकि यहां बराबर जीरो का साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। ठीक बात है। तीसरा क्या बोलता है? D1 D2 लेस देन 0। इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई बोलना चाहेगा? प्रिंस या के तो अलावा दोनों प्रिंस के अलावा या तो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल है, या दोनों के ही मूल नहीं है। क्या बोल रही है बेटा? या तो दोनों के भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है, या दोनों ही समीकरण के मूल नहीं है। कोई बात नहीं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर एक निगेटिव होना जरूरी है, दोनों में से एक निगेटिव होना जरूरी है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब अगर दो संख्याओं का गुणनफल नेगेटिव है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। हम दोनों के बारे में बता सकते हैं, ना तो दोनों पॉजिटिव हो सकती ना दोनों नेगेटिव हो सकती। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी एक का रियल है एक का काल्पनिक है। तो आप यहां कैसे लिखोगे? यहां लिखोगे एक विवेचक धनात्मक तथा एक मिनट क्वेश्चन में मूल तो आते हैं। रुक जा एक मिनट, कर लेंगे पहले मेरे को। तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। ठीक है। अगर एक धनात्मक है तो मतलब एक समीकरण के मूल वास्तविक तथा दूसरे के काल्पनिक होंगे।
ठीक बात है। चौथे वाले के बारे में क्या ख्याल है? या तो सर जी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। परफेक्ट है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों वास्तविक हैं, या फिर दोनों काल्पनिक हैं। तो आप यहां क्या लिखोगे? दोनों विवेचक पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। और मूल के बारे में क्या ख्याल है? दोनों समीकरण के मूल वास्तविक या दोनों समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। बहुत लिख दिया यार, तो मैं एसएसटी के पेपर में लिखता था। पांचवा, D1 D2 का मान 0 है तो कम से कम एक 0 होगा। कम से कम एक 0 का मतलब क्या है? एक समीकरण के मूल समान होंगे। तो आप क्या लिख दोगे? D1 बराबर 0 या D2 बराबर 0। तो कम से कम एक समीकरण के मूल समान होंगे। ठीक है, परफेक्ट है। लिख लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन लिखाऊंगा। जिसको नहीं समझ आया वो तब डिस्कस करना जब मैं क्वेश्चन लिख चुका हूंगा। बढ़े आगे, चलिए अब अच्छा सवाल करा रहा हूं एक, अच्छे से इसमें अपने भेजे का इस्तेमाल करना। यदि A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है, तब समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल हो सकते हैं। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा ऋणात्मक। दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक वास्तविक भाग रखते हैं। ऋणात्मक वास्तविक भाग रखने वाले। तीसरा परिमेय। चौथा इनमें से कोई नहीं, डी। क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें मोर देन वन आंसर करेक्ट है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ना। आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक बात है। सर चलो। बी ग्रेटर देन, सर वहां पर क्या लिखा है? बी ग्रेटर देन बी 0, 0। ओके सर। सब पॉजिटिव है वो। ठीक, लगाओ दिमाग, इसमें से कौन कौन सा सही है। वास्तविक, ऋणात्मक, और दूसरी बात यहां ध्यान से पढ़ना, हो सकते हैं, गारंटी नहीं मांग रहा। अगर एक भी केस हो जाएगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक, चलो सवाल बनाते हैं अब। 3 सही है, ए बी सी संजना। परफेक्ट है बेटा, सही बात, ए बी सी तीनों सही हैं। देखो, रूट को डिसाइड कौन करेगा? डी डिसाइड करेगा। तो डी का मान क्या है? डी का मान यहां पे है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, ये हमको सवाल में दे रखा है ना। तो अगर इसको वास्तविक होना है तो डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को पॉजिटिव होना पड़ेगा।
और हमसे पूछा क्या है, कौन हो सकता है। तो अगर एक भी मैं समीकरण ऐसी लिख पाऊं जिसमें ax² + bx + c बराबर 0 हो, जहां पर abc का मान 0 हो और b² - 4ac का मान पॉजिटिव आ जाए, तो मूल वास्तविक हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक भी लिख पाऊं तो ऐसी तो मैं लाखों समीकरण लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लिख दो आराम से। x² + 10x + 1 बराबर 0, इसके क्या होंगे, वास्तविक हो जाएंगे आपके, है ना। b² को बड़ा करना है, ac को छोटा करना है, काम खत्म। तो ऐसा संभव है, वास्तविक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वास्तविक होने में। पर दूसरा झगड़ा यह है कि वास्तविक के साथ में ऋणात्मक भी होंगे, है ना, वास्तविक ऋणात्मक दोनों होंगे, ये निकालना है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। और ऋणात्मक होने का क्या मतलब हुआ सर, x निकलता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, है ना। तो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहां से जो एक्सप्रेशन निकला है, मतलब अगर मैं इस रूट की बात करूं -b प्लस b² - 4ac अपॉन 2a की अगर मैं बात करता हूं और इसका मान नेगेटिव है, इसका मतलब ये है, देखो a तो पॉजिटिव है, ये तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं बेचारा, ये जो माइनस का b है ये बड़ा है और ये जो यहां लिखा हुआ है √b² - 4ac ये छोटा है ना। करेक्ट है, क्योंकि रूट से तो पॉजिटिव नंबर ही निकलना है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अगर पूरे को नेगेटिव आना है, इसे बड़ा होना पड़ेगा, इससे छोटा होना पड़ेगा। तो अगर एक भी केस हमें ऐसा मिल जाता है कि -b बड़ा है और √b² - 4ac छोटा है, तो हम बोल देंगे नेगेटिव भी होगा। करेक्ट है। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत छोटी सी बात है कि b² - 4ac और b² में से कौन बड़ा होगा, b² - 4ac बड़ा है या b² बड़ा है। सर डिपेंड करता है 4ac कौन है, और a और c धनात्मक हैं, अगर a और c धनात्मक हैं तो 4ac धनात्मक होगा, यानी b² में से एक संख्या को आपने कम कर दिया है, b² में से किसी संख्या 4ac को आपने घटाया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो b² से कम होगा। सिंपल सी बात है ना। क्या होगा सर, ये b² से कम होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो बराबर का साइन भी नहीं लगा सकते, a और c 0 नहीं है, तो b² - 4ac से हमेशा b² बड़ा होगा, ये तो सत्य बात है। तो √b² - 4ac से हमेशा b बड़ा होगा, ये भी सही बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात बताओ मुझे कि √b² - 4ac से अगर हमेशा b बड़ा है, तो ये -b ज़्यादा नेगेटिव होगा और ये √b² - 4ac कम नेगेटिव होगा, उसका डिफरेंस क्या निकल के आएगा, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, इसको मैं यहां ले आया तो -b प्लस b² - 4ac क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा। करेक्ट है। तो वास्तविक हो सकता है जब ये एक्सप्रेशन सही होगा, और ऋणात्मक भी हो सकता है जब अपने आप को ये एक्सप्रेशन सही करेगा, यानी जो पॉजिटिव से जो मान निकलेगा, प्लस वाले से जो मान निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, ये बात तो हम मान गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमसे बोल रहा है कि ऋणात्मक वास्तविक भाग रखने वाला मूल है। तो जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक वास्तविक भाग, एक काल्पनिक भाग। a + i जब हम लिखते हैं, a + i जब मैं लिखता हूं तो ये तो रियल नंबर है, ये तो आपका रियल पार्ट है, और b आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बोल रहा है कि जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है। क्या बोल रहा है, जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं है। सोचो, पहली बात तो काल्पनिक निकलेगा कब, जब d नेगेटिव होगा, तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा -b प्लस माइनस √d i, है ना, वो d नेगेटिव रहा होगा, तो मैंने नेगेटिव को आयोटा के रूप में बाहर निकाल लिया है, अपॉन 2a मैंने यहां लिख दिया है। मुझे इमेजिनरी पार्ट से कोई लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि मेरे ऑप्शन में वो है ही नहीं है। करेक्ट है। अब a और b अगर दोनों पॉजिटिव है तो -b/2a क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होगा। ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 पे आओ। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब क्या है कि आपको रूट को परिमेय होना है। हो जाएगा सर, कब होगा, जब a b c तीनों परिमेय होंगे और d आपका पूर्ण वर्ग होगा, तो हमारा परिमेय भी बन जाएगा। कब होगा, जब a, b, c क्या हो, आपका रैशनल हो, और d क्या हो, पूर्ण वर्ग।
तो हमको परी में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी में से कोई सा हमारा आंसर हो सकता है। अब ये बात हम पचा पाए या नहीं पचा पाए? नहीं पचा पाए तो पहले अगला सवाल लिख दूं, फिर आएंगे पलट के दोबारा, तब तक शायद दिमाग एडजस्ट कर जाए हमारा, है ना। क्वेश्चन ए का न्यूनतम धनात्मक मान जिसके लिए समीकरण ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 10x प्लस 33/2 बराबर 2a के वास्तविक मूल हैं। JEE मेंस 2020। सवाल फिर से पढ़ूं। ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल है, यानी इसके वास्तविक मूल होने के लिए ए का न्यूनतम वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, न्यूनतम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, ए का न्यूनतम मान ठीक है, ए का न्यूनतम धनात्मक मान जिसके लिए इस समीकरण के वास्तविक मूल हैं। समीकरण हमें दे रखा है, समीकरण क्या है? ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 10x प्लस 33/2a माइनस 2a बराबर 0। वास्तविक मूल का मतलब क्या है? वास्तविक मूल का मतलब है डी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। जब 0 के बराबर होगा तो समान मूल होंगे, समान मूल भी तो वास्तविक ही होंगे। चलो डी कौन है सर? डी है बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 2, सी का मान है 33/2 माइनस 2a। बस इस असमीका को हल करना है, ए का मान निकालना है और आपका काम खत्म। सॉल्व क्वेश्चन करो। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100, 33 माइनस 4 12, 132 और प्लस 16a। ये मुझे मिल गया है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन 0। ठीक बात है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तो 8 चौकू 32 होता है, तो हमें ये क्या मिलेगा? ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस 8 और ए प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ए का मान क्या निकलेगा? माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ए का क्या पूछा है? न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा? 8 होगा। हो गया, फिनिश। बढ़े आगे, लिख लो फटाफट। चलो क्वेश्चन m के पूर्णांक मान ज्ञात करें जिनके लिए समीकरण 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस 1 प्लस 3m एक्स प्लस
1 प्लस 8m बराबर 0 के कोई हल विद्यमान ना हो। ठीक है, m के पूर्णांक मान ज्ञात करें और इसका आंसर है 1 2 3 अपरिमित रूप से अनेक। JEE मेंस 2019। करो, एक और लिख देता हूं, चलो बाद में लिखेंगे, सिंपल है। m के पूर्णांक मान याद करना है जिनके लिए समीकरण के कोई भी हल विद्यमान ना हो। कोई भी हल विद्यमान ना होने से मतलब है कोई वास्तविक हल विद्यमान ना हो। काल्पनिक तो हमेशा होते ही हैं, जितने घात की समीकरण है उसके उतने ही हल विद्यमान होते हैं। सवाल यह है कि क्या वो रियल है। ठीक है, तो कोई भी हल विद्यमान नहीं होने का मतलब क्या है, इसका डी नेगेटिव है। क्या है, कोई भी हल विद्यमान ना हो इसका मतलब क्या, डी नेगेटिव है। डी जीरो भी नहीं हो सकता, डी जीरो है तो समान हल होंगे, समान हल तो वास्तविक हल हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि डी नेगेटिव है ना। तो बस डी का मान तो हम निकाल सकते हैं, निकाल दो। बी स्क्वायर माइनस 4AC और AC। अब m के कितने इंटीजर मान है ये हमें निकालना है। हल करें, इस 4 को तो हटा देता हूं उसमें से, तो मुझे क्या मिल गया, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 माइनस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 8m क्यूब लेस देन 0, है ना। आगे हल करें, निकला किसी का आंसर, ऐसे 1 2 3 4 करके बताओ मुझे, सर ये आंसर आ रहा है। लिख रहे होंगे तुम लोग, है ना। संकेत बेटा ए ऑप्शन में कुछ नहीं है, समझ जाओगे उसको। ए जो भी कुछ था ना वो क्या था, मतलब ए ऑप्शन उस सवाल का ये था कि वास्तविक मान है, वास्तविक मानों के साथ में वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC से हमेशा बी स्क्वायर बड़ा होगा अगर ए और सी दोनों धनात्मक हैं तो। ठीक है, यहां क्या है, 8m स्क्वायर और माइनस 2m और माइनस 8m क्यूब। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां से m को कॉमन ले लेता हूं, मैंने यहां से माइनस का 2m कॉमन लिया है, तो मुझे 4m स्क्वायर तो यहां से मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा 4m और यहां से मुझे मिलेगा 1। तो 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो m ये है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर माइनस से गुना करेंगे तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो इस असमीका को हल करना है, m का मान 0 है, m का मान हाफ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, 2m माइनस 1 की पावर 2 है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, m की पावर 1 है, चिन्ह बदल जाएगा। मेरे काम का कौन है, मेरे काम का है पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। m का मान क्या होगा, m बिलोंग्स टू 0 टू हाफ यूनियन हाफ टू इन्फिनिटी। आंसर क्या निकलेगा, कौन सा ऑप्शन सही है? अरे अब तो बता दो, स्क्रीन पे ही बता दो 1 2 3 4 करके। क्या बात कर रहे हो, सवाल सॉल्व होने का तो आंसर नहीं आ रहा है। अरे अगर m का मान 0 और 1 के बीच में है, यहां तो कोई भी इंटीजर नहीं होगा, परंतु अगर आधे से लेके इन्फिनिटी तक है तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, तो कितने ही मान हो सकते हैं। m का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, अपरिमित रूप से अनेक मान हो सकते हैं। सिंपल है, फिनिश, बढ़े आगे। चलो लिख लो फटाफट।
हाँ यार, तुम लोग एक काम करना है, तुम मुझे जो नाम है ना, नाम के आगे ये लिख देना कल से, आज से तो नहीं, कल की क्लास में अपने आप को रीनेम करना कि आपका बैच कौन सा है। आप आशा 2026 के हो या सिर्फ इतना लिख देना, आशा और अटल। 26 के तो सभी हो, अटल 2.0 और आशा, तो मैं पहचान पाऊँ कि जो आंसर दे रहा है वो बच्चा किस बैच का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा के सभी धनात्मक पूर्णांकीय मान ज्ञात करें जिनके लिए द्विघात समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस अल्फा बराबर 0 के परिमेय हल हों। करो सॉल्व। बनाओ। क्या है? अल्फा के सभी धनात्मक पूर्णांकीय मान ज्ञात करें जिनके लिए द्विघात समीकरण के परिमेय हल हों। दो मिनट का समय लो, अपने कॉपी में सवाल सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या निकला। सर अल्फा का मान 5 4 3 2 1। 2 और 1 पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यार। नहीं, धनात्मक पूर्णांकीय मान पूछे हैं उसने। प्रॉब्लम है कुछ, थोड़ा रीचेक करो आंसर को, गलती है थोड़ी सी। अल्फा के सभी धनात्मक पूर्णांकीय मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इस समीकरण के परिमेय हल हैं, ये पूछा है। चलिए, और किसी का आया आंसर? अरे इसका आंसर आया क्या? किशन का आ गया। उधर उधर अनम्यूट कर अपने आप को, उधर हैंड रेज कर बेटा सिस्टम में, तो अनम्यूट करूंगा, फिर ऐसे नाम नहीं मिलेगा मुझे। बोलो। 5 सर 4 सर माइनस इन्फिनिटी से 5। एवं बुद्धि का प्रयोग कर थोड़ा सा। धनात्मक पूर्णांकीय मान चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से कैसे मान निकलेगा रे यार? तो भी सर 1 2 3 4 5। प्रॉब्लम है कुछ। चलो बनाते सब। 4 5। कौन बोला है? किशन ना? हाँ सही है बेटा, ठीक है। अल्फा के सभी धनात्मक पूर्णांकीय मान ज्ञात की जिनके लिए इसके मूल परिमेय हैं। अब देखो 6 कौन है? 6 परिमेय है, 11 परिमेय है और अल्फा परिमेय है, क्योंकि अल्फा तो धनात्मक ये पूर्णांक है। तो अगर ए बी सी का मान परिमेय है और मुझे परिमेय रूट चाहिए तो डी का मान परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए पूर्ण वर्ग। म्यूट कर लो सारे के सारे, अब म्यूट म्यूट किशन म्यूट, ठीक है। डी क्या है सर? डी है 11 का स्क्वायर माइनस 24 अल्फा, यानी 121 माइनस 24 अल्फा। तो अल्फा के ऐसे मानों की मुझे आवश्यकता है धनात्मक पूर्णांकीय जो इस डी को परफेक्ट स्क्वायर बना देते हो, है ना। तो अगर मैं अल्फा का मान लेता हूं 1, अगर मैंने अल्फा का मान 1 लिया है तो मुझे मिलेगा 121 माइनस 24, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 7 और 9 97। तो 97 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो अल्फा 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं अल्फा का मान 2 लेता हूं तो ये क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 121 माइनस 48। 121 माइनस 48 का मान कितना होता है? 3, ठीक है, 73। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अल्फा का मान
2 भी आपका नहीं हो सकता। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। मैंने अल्फा का मान लिया 3, तो डी का मान मुझे क्या मिलेगा 1 2 1 माइनस 3 का मतलब होता है 12 1 72। ठीक है, तो कितना मिला सर आपको? मिला 9 11 49। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अल्फा बराबर 3 को एक्सेप्ट करूंगा, मैं लूंगा, है ना। अगर मैं अल्फा का मान 4 लेता हूं तो डी का मान मुझे कितना मिलेगा? डी का मान मिलेगा 1 2 1 माइनस 16 96, तो ये आ गया 25। तो 25 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो अल्फा बराबर 4 भी एक्सेप्टेबल है। अगर मैं अल्फा का मान 5 पिक करता हूं तो मुझे डी का मान कितना मिलेगा? डी का मान मुझे मिलेगा 1 2 1 माइनस 5 से गुना किया 20 2 10 11, 5 से गुना किया 20 220 यानी 1, और 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अल्फा के 3 मान संभव है। अल्फा का मान आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या मिलेंगे? परिमेय हल मिलेंगे। इजी हो गया? बढ़ूं आगे? देखो बहुत छोटे छोटे से, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, पर उतनी जल्दी हथियार मत डाला करो। अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहा करो और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हम यहां तक पहुंच गए कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और अल्फा के कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहां से सवाल छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हो? इतना तो तुम निकाल ही लिए होंगे कि 1 2 1 माइनस 24 अल्फा मुझे मिल गया है। अब अल्फा ऐसा चाहिए कि ये वैल्यू पूर्ण वर्ग हो और फिर हम सवाल ना कर पाए, ये प्रॉब्लमेटिक। कितने लोग हैं जिन्होंने इसको निकाला था पर सवाल नहीं बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और 9 में केवल फर्स्ट स्क्रीन वाले बोल रहा हूं, जो मतलब सबसे ऊपर 50 दिख रहे हैं। 50 में से 9 बड़ा नंबर है बेटा, समझ रहे हो? 20% है। जिन्होंने ये भी नहीं निकाला वो तो ठीक है, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं, उसको तो छोड़ो। पर जिन्होंने ये पढ़ लिया कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए पर इतनी सी कैलकुलेशन नहीं हुई, यहां दिक्कत है। तो थोड़ा केयरफुली पढ़ो सवाल को। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समय है, कर देते हैं। माना एस ए के धनात्मक पूर्णांकीय मानों का समुच्चय है। जिनके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस 1 9a प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये बड़ी काम की लाइन है, सभी x के लिए। तब समुच्चय M में अवयवों की समुच्चय S में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। ये सवाल आपसे अभी ताजा ताजा पूछा गया है। ठीक है, अब आधे बच्चे तो सवाल को देख के हथियार डाल देंगे कि पता नहीं क्या ही तो लिख रहा है, छोड़ ही देते हैं। पर एक्चुअल में सीधा सवाल है, अगर पढ़कर दिमाग से प्रोसेस कर पाए क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आसान है, बनेगा, पर प्रोसेसिंग जरूरी है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने 8-10 बार पढ़ चुके हैं, है ना। बेसिकली असमीकाओं को हल करने का खेल है, असमीका हमने बहुत अच्छे से हल की हैं। मान लिया कि एस ए के धनात्मक पूर्णांकीय मानों का समुच्चय है, यानी एस एक सेट है और एस के एलिमेंट कौन है? ए है।
ए की खासियत क्या है कि ए पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसके लिए मतलब ए के वो मान है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है सभी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो सवाल हमसे सिर्फ इतना सा रह गया है कि इस असमीका को हल करने वाले या इस असमीका को संतुष्ट करने वाले कितने a ऐसे हैं जो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू रखते हैं। सवाल एक्चुअल में इस असमीका को संतुष्ट करने वाले a के मान हमें निकालने हैं, उनमें से जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा आंसर होंगे, बस इतनी सी बात है। तो असमीका हल करना हमें आता है, समय तो खैर बचा नहीं है अभी। संजीव भारती क्या बोल रहा है, आंसर आ गया? आंसर आ गया तो उधर जाके अनम्यूट करा, मेरे से इधर मिलेगा नहीं मेरे को किसको अनम्यूट करना है। करूं सॉल्व या असमीका हल कर दोगे? बस इसी को हल करना है। चलो अब एक बात मुझे बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या इसकी कोई रूट हो सकते हैं इसके? ऐसे लिख देता हूं, चलो x माइनस 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस 32, यानी कि ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 है, जो कि हमेशा 16 से बड़ा होगा, है ना, जो कि हमेशा 16 के बराबर या 16 से बड़ा होगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा धनात्मक है, तो ये इसे नेगेटिव नहीं कर सकता, है ना। ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स की असमीका में कोई वैल्यू नहीं होती, वो प्लस माइनस बना ही नहीं सकता, उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं। तो असमीका बची क्या है? असमीका सिर्फ इतनी सी बची है, परफेक्ट है। अब ये क्या है सर? ये x में एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है? ये x में एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब x में द्विघात समीकरण है जिसका मान हमेशा नेगेटिव होना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमेशा नेगेटिव वैल्यू रखती है कैसी होगी? अब मुझे बता सकते हो a के मान क्या कौन कौन से मिलेंगे? अब a का मान बता सकते हो? लास्ट 5 सेकंड की थिंकिंग बाकी है, बस 90% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ऐसे कितने ए होंगे जिनके लिए इसका मान नेगेटिव होगा? ऑलवेज नेगेटिव, कभी कभी नहीं, हमेशा नेगेटिव। और ए पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने अनम्यूट कर दिया तुम लोगों को, तुक्का कोई नहीं मारेगा फालतू का। इसको समझ आ रहा है वही आंसर करेगा अनम्यूट करके। सर इसमें डी नेगेटिव होगा तब। मैं ए में इंटरेस्टेड हूं। ए पॉजिटिव इंटीजर है, द्विघात समीकरण की वैल्यू हमेशा नेगेटिव जानी है, और ए मेरा लीडिंग कोफिशिएंट भी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी है। इससे ज्यादा हिंट तो मैं दे भी नहीं सकता। अब सब निगेटिव होंगे, कोई मान संभव नहीं होगा। कौन बोला है कोई मान संभव नहीं होगा? शुभम मैं चौधरी, आलोक आलोक बोला। समझे मेरी बात को? अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अगर एक्स म्यूट कर लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर धनात्मक है तो पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा। करेक्ट है। संभव है कि इसकी नेगेटिव मान हो, पर हमेशा नेगेटिव ऐसा संभव नहीं है। अगर पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला है तो कभी ना कभी वो एक्स अक्ष के ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये तय है, ठीक है। तो अगर ए का मान पॉजिटिव है, अगर ए का मान पॉजिटिव है जो दे रखा है मुझे सवाल में, तो या तो ये केस बनेगा, या ये केस बनेगा, या ये केस बनेगा, ठीक है। ऐसा संभव ही नहीं है कि ये बन जाए। हमेशा नेगेटिव का मतलब क्या है? हमेशा नेगेटिव ये है, तो ए का ऐसा कोई मान संभव नहीं है। तो अवयवों की संख्या क्या होगी? 0। ये एक रिक्त समुच्चय, ठीक है। अवयवों की संख्या बराबर 0। करेक्ट है। अब होमवर्क ले लो फटाफट। कैप्सूल बुक कहाँ गई तुम लोगों की? जिनके पास नहीं है उनको भी अपलोड कराना पड़ेगा यार, फटाफट मंगा लिया करो यार। चलो होमवर्क, लर्नर का सेक्शन ए अब आप कर सकते हो। वो सेक्शन बी
नहीं कर सकते हो, सेक्शन सी नहीं कर सकते हो, सेक्शन डी कर सकते हो। ए पूरा कर सकते हो, बी नहीं कर पाओगे, सी नहीं कर पाओगे, डी भी कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन डी। देखो इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन रिकॉर्ड होके पड़े हुए हैं, पर वो रिकॉर्डिंग किसी और की है, मेरी नहीं है, तो मैं उनको एप्लीकेशन में भी अपलोड करा दूंगा, है ना। मेरे सॉल्यूशन जो है वो मैं इतना तो समय अभी नहीं है मेरे पास कि उनके सबके वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, पर जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आपको दिए थे ना, मैं उसके रिटर्न सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, जो मैं नॉर्मली आपके पीपीटी को लेके हाथ से सॉल्व कर देता हूँ। करेक्ट है, क्योंकि वो बड़े फास्ट बन जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इन दोनों को मैं सॉल्व करके आपको दे दूँ, पर जो वीडियो सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपका काम चल जाएगा, और कल तक आपको मेरे द्वारा बनाए हुए सॉल्यूशन भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।